नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की प्रस्तावना। प्रत्येक देश का एक जो संविधान होता है उसके प्रारंभ में उस संविधान की एक प्रस्तावना होती है। वो जो प्रस्तावना होती है उस संविधान का उद्देश्य, उसका लक्ष्य उसके अंतर्गत परिलक्षित होता है। अर्थात हम यूं कहें कि जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का सार होती है, वो संविधान का एक तरह से परिचय होती है और उस संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य उसमें स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। तो हमारे देश का भी संविधान जो है उसके प्रारंभ में हमारे भी एक प्रस्तावना है। ये जो प्रस्तावना है वो हमारे यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे संविधान सभा में और बाद में संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया था, उन उद्देश्य प्रस्तावों पर आधारित है। और बाद में 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसमें इसमें कुछ 3 शब्द और जोड़े गए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और बाद में 3 शब्द और जोड़कर संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संशोधित किया गया था। अब पहले देखते हैं हमारी प्रस्तावना क्या है, उसके पश्चात उसके शब्दों की व्याख्या करते हैं। हमारी प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस तरह से हमारे संविधान में लिखी हुई है। अब अपन इसको देखते हैं कि ये किस तरह से इसकी जो शब्द है उनके अर्थ किस तरह से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, शुरुआत यहाँ से हो रही है और एंड भी यहीं से हो रहा है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। या हम भारत के लोग से तात्पर्य है 3 चीजें, हम इसका 3 मीनिंग इसके निकलते हैं। सबसे पहला ये होता है कि हमारे यहाँ पे संप्रभुता जनता में निहित की गई है, अर्थात जनता शक्तिशाली है, जनता के पास अंतिम शक्ति है। और दूसरा यहाँ पे ये होता है कि जो संविधान बनाया गया है, जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो जनता के ही प्रतिनिधि थे। और ये जो संविधान है जनता की तरफ से ही बनाया गया है और जनता की तरफ से ही इसको आत्मार्पित, राष्ट्र को समर्पित किया गया है और जनता की तरफ से ही इसको स्वीकार किया गया है। अर्थात अंतिम शक्ति जनता के पास है। ये संविधान बनाने वाले जनता के ही प्रतिनिधि हैं, अर्थात संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जनता की तरफ से संविधान सभा ने ये संविधान बनाया है और जनता की तरफ से राष्ट्र को इसको समर्पित किया है। इस तरह हम भारत का जो मीनिंग है वो जनता से है यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे राज्यों के पास कोई पावर नहीं है कि वो संविधान को स्वीकार करे या रिजेक्ट करे या इसको नहीं माने, इस तरह की कोई यहाँ पर चर्चा नहीं है। डायरेक्ट, सीधे, प्रत्यक्ष रूप से जनता के पास ये अधिकार दिया गया है कि हम भारत के लोगों से तात्पर्य जनता से होता है। फिर अपन दूसरी जो बात देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे शासन के स्वरूप को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि भारत के शासन का स्वरूप किस तरह से होगा। यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अर्थात ये जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ तक जो शब्द है वो है हमारे शासन का स्वरूप क्या होगा, किस तरह का होगा, इसके बारे में इस प्रस्तावना में ये शब्द डाले गए हैं। सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात इसका मतलब होता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो अपने आंतरिक और बाहरी मामले के संबंध में निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। जैसा कि अपन सबको पता है कि पहले भारत अंग्रेजों का या ब्रिटेन का हम लोग अधीन थे, एक डोमिनियन था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। लेकिन इसके पश्चात अर्थात हमारा संविधान बन गया, संविधान लागू हो रहा है, तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम हमारे आंतरिक मामले स्वयं निपटाएंगे और बाहरी या विदेश नीति के मामले या उनके संबंध में भी निर्णय हम स्वयं लेंगे। हम कोई भी संधि या समझौता करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात हम किसी के अधीन नहीं है। अर्थात भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा या राष्ट्र यहाँ संविधान सभा के माध्यम से डिक्लेयर किया गया। उसके पश्चात आता है समाजवादी। दूसरा जो
स्वरूप हमने यहाँ लिया है, समाजवादी स्वरूप लिया है। और आपको मैं बात ये बताऊं कि ये जो समाजवादी शब्द है हमने 42वां जो संविधान संशोधन किया था 1976 में, उस समय जोड़ा था। मेन जब संविधान बना था उस प्रस्तावना में ये समाजवादी शब्द नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। यहाँ मैं स्पष्ट करूं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और उसके पश्चात जब ये पीरियड था समाजवादी युग काल का, इंदिरा गांधी उस समय हुआ करती थी जो हमारी प्रधानमंत्री, तो दो तरह की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। एक समाजवादी अर्थात साम्यवादी व्यवस्था और एक होती थी पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था का ये मेन लक्षण होता था कि वहां पे उत्पादन और वितरण के साधन राष्ट्रीयकरण होते थे, अर्थात राज्य के नियंत्रण में होते हैं, और निजी संपत्ति का बिल्कुल उन्मूलन होता था। व्यक्तियों के पास कोई निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। तो दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था थी, अमेरिका जैसा मॉडल था, और वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था में सब कुछ निजी क्षेत्र में चलता था और निजी लाभ के लिए अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता था। तो भारत ने इन दोनों का अध्ययन करने के पश्चात दोनों के जो गुण थे वो हमने यहाँ पे लिए और समाजवादी शब्द को हमने संविधान में प्रस्तावनाओं में जोड़ा। हमारा जो समाजवाद है वो साम्यवादी मॉडल नहीं है, हमारा समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका उद्देश्य जो होता है वो गरीबी, उपेक्षा, अन्याय, बीमारी या अवसर की असमानता को दूर करना इसका लक्ष्य है। और इस समाजवाद की स्थापना को हमने नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया है। वहां से सरकार इस तरह का प्रयास करती है इनको लागू करने का। तो हमारा समाजवाद अपने आप में एक नया मॉडल है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, और इसका तात्पर्य साम्यवादी व्यवस्था से नहीं लिया गया है। और पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की अच्छाइयों का मिश्रण इसमें शामिल किया गया और इसको संविधान में जोड़ा गया। फिर आता है हमारे स्वरूप जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। ये भी हमने 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा था, पहले ये शब्द भी हमारे यहाँ नहीं लिया गया था। तो ये दूसरा जो संशोधन किया था संविधान इस प्रस्तावना में वो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही। धर्मनिरपेक्षता की जब अपन बात करते हैं तो हमने ये डिक्लेयर किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। देखिए 3 तरह के राष्ट्र होते हैं। एक होते हैं नास्तिक, जो धर्म में बिल्कुल आस्था नहीं रखते। दूसरी कैटेगरी के होते हैं धार्मिक राष्ट्र, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन्होंने अपने आप को धार्मिक राष्ट्र घोषित कर रखा है। और तीसरी कैटेगरी होती है धर्मनिरपेक्ष। तो हमने यहाँ अपने आप को तीसरी कैटेगरी में डाला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। और धर्मनिरपेक्षता का यहाँ मतलब होता है कि भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जाएगा, सभी का आदर किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ या अपने धर्म को मानने की आजादी होगी। और इसी तरह हमने यहाँ पे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में डाल दिया गया अनुच्छेद 25 से 28 तक, और सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार अपने क्रियाक्रम कर सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा होगा, ये हमने प्रस्तावना में डिक्लेयर किया। इसके पश्चात आया कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, अर्थात हमारे जो संविधान है उसमें ये स्वरूप निर्धारित किया कि भारत जो राष्ट्र होगा वो लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का जैसे अपन कहते हैं सबसे बड़ा जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, अर्थात जिसमें जनता के पास शासन की शक्ति निहित होती है, संप्रभुता जनता में निहित होती है। आपने अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा तो सुनी होगी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के हित में शासन होता है। तो हमने भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत के जो शासन का स्वरूप था उसको लोकतंत्रात्मक इंगित किया, प्रस्तावना में इसको डाला। तो हमारे यहाँ पे लोकतंत्र होगा, अंतिम शक्ति जनता के पास होगी। और लोकतंत्र में भी हमने प्रतिनिधि लोकतंत्र को स्वीकार किया। लोकतंत्र 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष में जनता स्वयं अपने सारे कार्य करती है और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कार्य करते हैं। हमने यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र को स्वीकार किया है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन का कार्य करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में भी हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। ये भी 2 तरह का होता है, एक अध्यक्षात्मक, एक संसदात्मक। अध्यक्षात्मक को हम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहते हैं, जैसे अमेरिका में है। तो हमने यहाँ पे संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना की गई है संविधान के माध्यम से। इस संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये प्रावधान होता है कि जो कार्यकारिणी होती है, जो कार्यपालिका होती है, वो विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह हमारे यहाँ पे लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र,
प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। शासन का स्वरूप इस तरह से होगा, ये प्रस्तावना में डाला गया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे लोकतंत्र के लिए इसका वृहत अर्थ लिया है लोकतंत्र का। इसमें हमने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी तरह के लोकतंत्र को यहाँ पर शामिल किया है। तो हमारे शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, लोकतंत्र होगा। फिर आता है गणराज्य, अर्थात हमने ये भी प्रस्तावना में डाला है कि भारत का जो प्रमुख होगा, जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब है कि वो चुना हुआ होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। देखिए, हमने ब्रिटेन से ही शासन व्यवस्था काफी कुछ ब्रिटेन से नकल की है, वहां से ग्रहण की गई है, लेकिन ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं जो वंश परंपरा के अनुसार चलते हैं। हमने यहाँ पे इसको संशोधित किया और हमने ये स्वीकार किया कि भारत एक गणराज्य होगा, अर्थात वंशानुगत नहीं होगा, यहाँ पे मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित होगा। और इसी तरह हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया जाता है, तो गणराज्य होगा। इस तरह भारत के शासन का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। संविधान की प्रस्तावना में इस तरह का हमने यहाँ पर डाला हुआ है। अब इसके पश्चात जो शब्द आएंगे वो आएंगे कि हमारे शासन या संविधान का उद्देश्य क्या होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं न्याय। ये जो आगे का जो पोर्शन आएगा, जो विचार आएंगे, उसमें आएगा कि शासन का स्वरूप तो इस तरह से होगा, लेकिन शासन का उद्देश्य क्या होगा। यहाँ पर हम चलते हैं न्याय। न्याय के अंतर्गत हमने 3 तरह की न्याय शामिल की है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात शासन का उद्देश्य होगा न्याय की स्थापना करना। और न्याय में हमने 3 तरह की न्याय ली है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि व्यक्ति को व्यक्ति मानकर उसके साथ व्यवहार किया जाए, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आर्थिक न्याय का यह अभिप्राय है कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर कुछ लोगों का आधिपत्य हो और अल्पसंख्यक वो वर्ग बहुसंख्यक वर्ग का शोषण करे। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं हो और सभी को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार मिले, पर्याप्त भरण पोषण के लिए वेतन भत्ता मिले और सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो और कोई किसी का शोषण नहीं करे। इस तरह की जो व्यवस्था है उसे हम आर्थिक न्याय कहते हैं। और राजनीतिक न्याय का अभिप्राय यहाँ पे है कि राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ पे वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और राजनीति में वयस्क मताधिकार के आधार से जनता अपने वोट डालने का कार्य करती है और सरकार को चुनने का कार्य करती है और इसमें भाग लेती है। तो हमारे यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है शासन का उद्देश्य या संविधान का उद्देश्य डिक्लेयर किया गया है। उसके पश्चात दूसरा जो उद्देश्य है वो है स्वतंत्रता, अर्थात संविधान या शासन का कार्य न केवल न्याय की स्थापना करना है बल्कि लोगों को स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है। और स्वतंत्रता में हमने यहाँ डाल रखा है विचार अभिव्यक्ति, अर्थात अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हो, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हो, किसी भी विश्वास या किसी की उपासना आप कर सकते हो। तो स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराना शासन या सरकार का उद्देश्य होगा। संविधान में इस उद्देश्य को डाला गया है। मैं यहाँ एक चीज आपको और स्पष्ट कर दूं, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो, अर्थात उचित प्रतिबंधों में ही उचित स्वतंत्रता आपको प्रदान की जाएगी। या स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हो, अपनी इच्छा अनुसार अपना विकास कर सकते हो और इसको भी संविधान में डिक्लेयर किया। और हमारे यहाँ संविधान में हमें एक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है, मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो शासन का दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता है। तीसरा जो उद्देश्य यहाँ और बताया समता अर्थात समानता। यह समता का तात्पर्य है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात सभी व्यक्तियों को विकास के अवसर प्रदान करने में समानता होगी। सभी व्यक्तियों को अपना विकास करने के समान अवसर दिए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और समानता के अधिकार में ये बात डाल दी गई है कि सभी कानून के समक्ष समान होंगे, सबके लिए एक ही कानून होगा, सभी को कानून का संरक्षण बराबर मिलेगा, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, अस्पृश्यता का निषेध कर दिया गया है, अर्थात अवसर की समानता भी सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई है। और समानता का अधिकार भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में हमें दे दिया गया है।
देखिए, स्वतंत्रता और समानता दोनों जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का अधिकार भी हमारे संविधान में दे दिया गया है, अर्थात ये भी हमारे संविधान का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। फिर उसके पश्चात चलते हैं हम बंधुत्व, अर्थात हम बंधुत्व का मतलब जैसे अपन कहते हैं भाईचारे की भावना, अर्थात हम इस तरह से व्यवहार करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भाईचारे की भावना हो, और भाईचारे की भावना ऐसी हो जिससे क्या हो कि व्यक्ति की गरिमा भी बढ़े और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनी रहे। और इसके लिए हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि एकता ही नागरिकता दे दी गई है। सबसे पहले ये है कि एकता और अखंडता के लिए हमारे संविधान के माध्यम से हमें एक ही तरह की नागरिकता प्रदान की गई है। हम सब भारतीय हैं, किसी राज्य या कोई जिले या इस तरह की कोई नागरिकता हमारे यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है। तो एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए इकरी नागरिकता दी गई है। भाईचारे की भावना के अनुसार व्यवहार करने की बात कही गई है, और इसके लिए अगर आपको ध्यान हो, हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 51 के में हमारे एक कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा इनसे ऊपर उठकर भाईचारे के आधार पर व्यवहार करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इसलिए व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया गया है कि व्यक्ति के स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचाए, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं किए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान यहाँ पर किया जाए। अगर ये दोनों चीजें होंगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाएगा, उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा, भाईचारे की भावना होगी और सभी एक ही राष्ट्र के नागरिक होंगे, तो देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ पर न केवल राष्ट्र के अंदर भाईचारे की बात की गई है, बल्कि भारत में विदेश नीति के क्षेत्र में भी हमने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाया हुआ है और पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। इसके माध्यम से तो भाईचारे या वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। ये नागरिकों का भी कर्तव्य है और राष्ट्र भी दूसरे देश के प्रति इस नीति का अनुसरण करता है, और हमारे यहाँ पे इकरी नागरिकता भी दे दी गई। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया है, ये अखंडता जो शब्द है वो हालांकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, लेकिन एकता और अखंडता के लिए एक प्रावधान हमारे यहाँ पे और किया गया है। अनुच्छेद 1 में ये बात वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसके बाद भी राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस तरह भारत की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित किया गया है। इस तरह हमारी जो प्रस्तावना है उसमें शासन का स्वरूप निर्धारित किया गया है, शासन के उद्देश्य बताए गए हैं और अंतिम शक्ति भारत के लोगों अर्थात जनता को प्रदान की गई है। अब इसके पश्चात हम दो चीजों पर और चर्चा करते हैं। पहली चीज ये होती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके संबंध में मैं यही कहूंगी कि हाँ, संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, लेकिन इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले 1960 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। केस का नाम था बेरूबाड़ी संघ मामला। बेरूबाड़ी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और उसमें ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके पश्चात चर्चा का विषय बनता गया और 1973 में जो दूसरा केस आया अपने पास, केशवानंदी भारती बनाम केस, जो काफी फेमस केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने जो बेरूबाड़ी केस में जो निर्णय दिया था, जो व्याख्या दी थी, उसको परिवर्तित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके पश्चात 1995 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिपीट किया गया है। LIC ऑफ इंडिया का एक केस आया था अपने पास सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको स्वीकार कर लिया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का आंतरिक भाग है। इस तरह प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में इनकार किया था, लेकिन बाद के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय में परिवर्तन कर दिया और इस तरह से प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। दूसरी बात, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये मुद्दा भी हमारे सामने 1973 में जो केशवानंदी भारती बनाम केस था उस समय आया। इससे पहले बेरूबाड़ी मामले के जो निर्णय हुआ था उसके पश्चात एक रिट सुप्रीम कोर्ट में आई थी और बेरूबाड़ी मामले के हिसाब से ये लगाया गया था कि जो संसद है आर्टिकल 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती।
तो वहां तो क्लियर था कि वो संविधान का पार्ट ही नहीं है, तो संशोधन करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन 1973 में जो केस आया, केशवानंदी भारती बनाम केस में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये निर्णय दे दिया कि जो संसद है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। इस तरह हमारे फिर उसके पश्चात 1976 में संविधान में इस प्रस्तावना में एक संशोधन किया, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 42वां संविधान संशोधन। तो वहां पर इसमें संशोधन करते हुए 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी शब्द जोड़ा था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा था और एक अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। तो एक बार हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसकी मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। एक चीज मैं यहाँ आपको और बता दूं कि हमारी जो प्रस्तावना है वो गैर न्यायिक प्रक्रिया है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, इसके ऊपर कोई वाद सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन प्रस्तावना जो है हमारा एक मार्गदर्शन का काम करती है। जब भी कोई विवाद या कोई मुद्दा आता है तो हम संविधान को देखते हैं और संविधान में उसके बारे में स्पष्ट प्रावधान होता है तो हम प्रस्तावना को नहीं लेते हैं। लेकिन जब संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होता है तो फिर हम प्रस्तावना के आधार पर निर्णय करते हैं या उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं। इस तरह प्रस्तावना हमारा मार्गदर्शन करती है, एक तरह से हमारे संविधान का परिचय पत्र है, और नाना पालकीवाल ने भी इसको संविधान का एक परिचय पत्र ही कहा है। और इस तरह हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, एक मार्गनिर्देशन के रूप में, संविधान के परिचय के रूप में, और एक तरह से संविधान की कुंजी तक इसको कहा गया है। धन्यवाद।